Welcome back, my dear students. How are you all? Hope to be fine. I am Jatin Dani. Today we are going to start our next topic, that is solubility. What is solubility? Solubility क्या चीज़ है? Solubility का मतलब क्या है? आपको पता होगा कि कभी भी अगर आपने सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करनी है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए आपको एक सॉल्यूट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? आपको सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिक्स कर दोगे। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हमारे पास। उसका डेफिनेशन क्या होगा सॉल्युबिलिटी का? दैट अमाउंट, आपको डेफिनेशन से ही मीनिंग क्लियर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया था, इसमें डिसॉल्व किया था सॉल्वेंट में, क्या बनाया था? सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट present per unit volume of solvent at given temperature and pressure। किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आपका कितना सॉल्यूट यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, वो उसकी किस चीज को डिफाइन करेगा? सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेगा। अगर सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है तो हमारे पास ना दो टर्म्स हमारे सामने आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आ जाते हैं और दूसरे कौन से आते हैं? आपके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ये वो सॉल्यूशंस हैं जिनकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कैपेसिटी कैसे खत्म हो चुकी है? आप लोगों ने एग्जांपल के तौर पे एक ग्लास पानी लेना है, ठीक है, वाटर का ग्लास होगा, आपने उसमें 1 स्पून डाल देना है शुगर का, देन आफ्टर दैट यू विल ऐड 2 स्पून्स, तो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आप दोनों स्पून्स को डिसॉल्व कर लोगे, आफ्टर दैट यू विल ऐड थर्ड स्पून भी डिसॉल्व हो जाएगा, फोर्थ भी डिसॉल्व हो जाएगा, फिफ्थ भी हो जाएगा। जब आप 6 स्पून को डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड दैट आपका जो शुगर है वो कुछ अमाउंट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही। आप बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हो, अगेन एंड अगेन यू आर ट्राइंग दैट शुगर विल डिसॉल्व इन अ वाटर, बट वो वहां पे डिसॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि वाटर की कैपेसिटी वहां पे फुल हो चुकी है और आपका सॉल्यूशन जो है वो कौन सा सॉल्यूशन बन चुका है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और एक ऐसा सॉल्यूशन था आपके पास जिसमें आप लोगों ने 1 स्पून डिसॉल्व किया, वो भी हो गया, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, मतलब जिसमें शुगर डिसॉल्व हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको पता लग गया दैट हमारी जो सॉल्युबिलिटी है लीड्स टू द टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन व्हिच द कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट विल बी गोइंग टू वी कैन से फुल अप ना, इसमें पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा? द सॉल्यूशन व्हिच हैव मोर कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इन इटसेल्फ, उसके खुद में इतनी कैपेसिटी होगी दैट वो और ज्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। दैट इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो दीस आर द टू टर्म्स। सॉल्युबिलिटी टर्म इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स on which solubility depends। कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे सॉल्युबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है? द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं आपके? सब्सटेंस आपके पोलर भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं? नॉन पोलर भी हो सकते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दैट पोलर dissolves polar, whereas the non-polar solutions dissolve in non-polar। ठीक है, जब हम बात करेंगे पोलर डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, सिंपल एग्जांपल भी आ रहा है, वाटर जो है हमारे पास पोलर आ जाएगा, वाटर के अंदर हमने किसको डिसॉल्व कर देना है? NaCl को डिसॉल्व कर देना।
KCl को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। इन सब्सटेंस को जब आप पानी वाटर में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास कौन से हैं, पोलर, दोनों के ऊपर पोलैरिटी चार्ज है। नॉन पोलर हैविंग नो चार्ज ऑन दैट, दैट इज एग्जांपल ले लो बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको डिसॉल्व कर दो। जैसे आप इसको इसके सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दोगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, बट CCl4 will not dissolve in water. Why? Because it is a polar and non-polar. Similarly, we know that like dissolves like, unlike dissolves, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि दैट फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर हमारे पास कौन सी डिपेंड कर रही है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है हमारे पास, दैट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। द सेकंड फैक्टर ऑन व्हिच द सॉल्युबिलिटी डिपेंड इज, कौन सा सेकंड फैक्टर है जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही है, दैट इज योर टेंपरेचर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि दैट सर जैसे ही हम टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका एवरी मतलब सॉल्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो डिसॉल्विंग का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या फिर क्या है हमारे पास एंडोथर्मिक है। देखिए कैसे पॉसिबल है। अगर मान लो हमारे पास, लेट अस सपोज इफ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग is endothermic process। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, हीट जो होगी वो क्या आ जाएगी, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देन solubility will also increase। जो solubility है वो भी क्या कर जाएगी हमारे पास, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड, अगर हमारे पास सेकेंड प्रोसेस कौन सा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, इसमें हीट क्या होगी, हीट इज रिलीज, इसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है। एंड आप लोग क्या करो, टेम्परेचर को इंक्रीज करो, हीट रिलीज एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल हीट, बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हो और इसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, बाहर से इंक्रीज कर रहा है, ये खुद भी हीट रिलीज कर रहा है, इधर से आप लोग भी इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। जब ये हीट को रिलीज करेगा, जैसे आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, दैट मींस हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ना नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप प्रोसेस की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, आप लोग क्या करो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ये जो इंक्रीज टेम्परेचर है ये जो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। लीचर के प्रिंसिपल याद ही होगा आपको, इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है दैट इन एंडोथर्मिक प्रोसेस इफ हीट इज एब्सॉर्ब और आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी, प्रोसेस जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड चली जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सो में हीट रिलीज हो रही है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इधर से भी हीट रिलीज हो रही है, आप भी इसको हीट दे रहे हो, तो लीच एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर। So these are the two factors. First one is your nature, the second one is your temperature. Now come to the third factor, that is your pressure. पहले इसको नोट करो। Now come to इसके बाद third factor जो हम प्रेशर की तरफ चलते हैं कि प्रेशर कैसे हमारी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। Now the next one is pressure.
प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा? Important. This one is very important. Why this is important? You will come to know now that why I have said that pressure is important. अब प्रेशर की जब बात करेंगे तो प्रेशर जो है हमारे पास, अगर हम इसको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट्स में अप्लाई करके देखें, तो अगर आप मान के चलो कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपने किसी सॉलिड को डिसॉल्व करना है, आपने क्या करना है, सॉल्यूशन था उसके अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना है, तो प्रेशर जब अप्लाई करोगे उसका इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम इफेक्ट होगा, बहुत ही ज्यादा लेस। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो पहले ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, हमारे पास स्पेस जो होगी वो तो पहले नेग्लिजिबल है, उसके प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बहुत कम इफेक्ट है। अगर हम बात करें लिक्विड, अगर मान लो आपने लिक्विड्स को डिसॉल्व करना है तो उसके ऊपर प्रेशर का लिटिल बिट इफेक्ट जो होगा वो दिख जाएगा आपको प्रेशर इंक्रीज करने से। हमारे पास जो मेन है दैट इज प्रेशर इंक्रीज करने से हमारी जो गैस की सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। कारण क्या है उसका वजह कि दैट हमारे जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या होती है, स्पेस होती है, और स्पेस प्रेजेंट होने के कारण हम जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हमारे पास अफेक्टेड हो जाएगी। तो अभी हम यही पढ़ेंगे कि दैट हमारे जो प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने की वजह से हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे क्या हो रही है, इंपैक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक यहां पे बात बता दूं कि दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, रिमेंबर दैट solubility of gas is directly proportional to the pressure applied. Pressure applied by the solubility of gas is directly proportional to the pressure applied or pressure change. और we can say और डायरेक्टली, मतलब हमारे पास जो डायरेक्टली बोलेंगे इसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि दैट हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी गैसेस की है वो प्रेशर के चेंज करने से क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज कर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखो सॉल्युबिलिटी जो है हमारे पास, solubility of a gas in liquid, remember that solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of a gas above the liquid surface। ये कैसे पॉसिबल है कि दैट सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए above the liquid surface। इसके लिए आपको यहाँ पे देखो बीकर है, लेट अस से आई हैव अ बीकर हियर, बीकर में हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है हमारे पास बीकर के अंदर। तो इसके ऊपर हमारे पास दो गैसेस है, लेट अस से मिक्सचर ऑफ गैसेस देयर, सॉल्यूशन के अंदर दो गैसेस डिसॉल्वड है, ये मिक्सचर है हमारे पास जो है, इसके अंदर दो गैसेस है, एक ऑक्सीजन है हमारे पास और दूसरी हमारे पास हाइड्रोजन है। तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे PO2 एंड PH2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा हो जाएगी, सॉल्वेंट के अंदर, मतलब जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड, मतलब जैसे जैसे पार्शियल, मतलब जब पार्शियल प्रेशर जितना बढ़ जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को कंपेयर कर लेते हैं, लेट अस से वी हैव अ नाइट्रोजन हियर, ठीक है, नाइट्रोजन लेना, आप गैस A कंसीडर कर लो, गैस A है और यहाँ पे गैस B है, A एंड B दो गैसेस हैं, गैस A का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और गैस B का पार्शियल प्रेशर कम है हमारे पास। मैंने आपको क्या बोला कि गैस A का पार्शियल प्रेशर, P रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर, अगर ये P नॉट होता तो प्योर था, यहाँ पे सिर्फ P लिखा मैंने, P मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ
gas A. This is partial pressure of gas B. Partial pressure of A is more than partial pressure of B. तो मतलब क्या हुआ कि solubility partial pressure के directly proportional है. अगर आपका partial pressure ज्यादा है तो solubility भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. That means A is more soluble than B gas. क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड था हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड था. ठीक है, ये तो चलो आपको पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन पता लग गया कि हमारे पास कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहां पे देखो, ये जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड जो आपको बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास. अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें किसी कोई भी गैस, लेट अस सपोज मैंने यहां पे बोला ये जो गैस है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, अगर मैं सॉल्युबिलिटी को यहां पे बोल दूंगा दैट इट रिप्रेजेंट्स द x. x क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन ही तो है. कितने मोल्स हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रखे हैं, डिसॉल्व हो रखे हैं. सॉल्युबिलिटी का मीनिंग क्या है कि हमारे कितने मोल्स इसके अंदर, गैस के कितने मोल्स हैं इसके अंदर डिसॉल्व हो रखे हैं. सॉल्युबिलिटी मींस कितनी गैस हमारे जो है सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व्ड है. तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग यही है कि कितनी गैस डिसॉल्व्ड है. तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, x. x इज व्हाट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस. मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस मींस कि हमारी गैस के कितने मोल जो है सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रखे हैं, डिसॉल्व हो रखे हैं. तो यहां पे हम एक यहां पे नया रिलेशन जो है वो फाइंड करेंगे दैट रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन से क्या होगा, रिलेट कर रहा होगा. वो रिलेशन है क्या हमारे पास, दैट पार्शियल प्रेशर of a gas is directly proportional to x. x क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. और ये जो है हमारे पास ये कौन सा लॉ है, दिस इज योर हेनरीज लॉ. रिमेंबर दैट यहां पे जो आपका लॉ है वो रिवर्स हो चुका है. दैट हमने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. x क्या हमारे पास, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस. इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट डज इट मींस कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था, ये जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, जितने मोल्स जो होंगे गैस के ज्यादा होंगे उतना ही गैस का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यादा हो जाएगा. तो हमने यहाँ पे बोला था कि दैट जितनी सॉल्युबिलिटी जो है पार्शियल प्रेशर, यहाँ बोला सॉल्युबिलिटी हमारे पास यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कि मतलब जितना आपका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. बट यहां से हमने ये बोल दिया कि दैट हमारे पास जितने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे गैस के ज्यादा होंगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. More the number of the mole fraction of a gas, more will be the partial pressure. Why? Because it is directly proportional. That is, partial pressure is directly proportional to mole fraction. जितने गैस के मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यादा हो जाएगा. इसको भी एग्जांपल के साथ समझा देते हैं. यहाँ पे लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे XA है और XB है. A क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन गैस A के, और B क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन गैस B के. अच्छा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज एन एग्जांपल कि दैट A का मतलब क्या हुआ कि XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B. गैस A के मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, गैस B के कम है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से सुना इस चीज को कि जो पार्शियल प्रेशर हमारे पास है A का वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू B. कौन से लॉ के अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग. क्योंकि हेनरी लॉ बोल रहा है कि दैट मोर द नंबर ऑफ द mole fraction of a gas dissolved in the solution, more will be its partial pressure. तो ये तो हमारे पास हमने हेनरी लॉ से क्या फाइंड कर लिया, इसका रिलेशन फाइंड कर लिया. तो इसी को यूज करेंगे आगे. नेक्स्ट we are having that इसी को यूज करें that partial pressure is directly proportional to what, x. x क्या है आपके, मोल फ्रैक्शन. इसके मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल फ्रैक्शन. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देंगे यहां से. तो एक कांस्टेंट रिड्यूस कर देते हैं. यहां पे कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, kh. kh मींस हेनरीज कांस्टेंट. हेनरीज कांस्टेंट. तो यहां पे अगर kh की बात करें, kh किसके इक्वल आ जाएगा,
KH will be equal to what? Partial pressure divided by the mole fraction. अब यहाँ पे देखने वाली चीज है that partial pressure जो K है, KH है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ये आपको भी समझाएंगे. पहले यहाँ पे जो KH की अगर आपने वैल्यू है फाइंड करनी है, कैसे फाइंड कर सकते हो आप? अभी आप लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा है. हेनरी लॉ स्टेट्स दैट कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, दैट ग्राफ इज बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास. ठीक है. तो यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेंगे? तो थीटा मान लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे इसकी, एंड tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन x. तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम इसके kh की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. kh को फाइंड आउट करने के लिए स्लोप निकालो, स्लोप से आपकी kh की क्या आ जाएगी? वैल्यू. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन कि हमारे पास है क्या यहाँ पे? p जो है वो क्या है? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और x क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन. एंड kh क्या है हमारे पास? हेनरीज कांस्टेंट. एंड विद दिस ग्राफ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ kh बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन. जस्ट हरी अप, नोट इट डाउन, जल्दी करो इसको. नाउ आपने यहाँ पे भी ये बोल दिया कि दैट KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन. तो अभी इसको देखते हैं. यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ पे अज्यूम करो कि हमारे पास 3 गैसेस हैं. गैस A, गैस B, गैस C. तो इनके KH की वैल्यूज दे रखी है. गैस A जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो है दैट इज नियर अबाउट, आई एम अज्यूमिंग द वैल्यूज फ्रॉम माय साइड, इट इज 30, 50 एंड 80. 3 वैल्यूज को मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया क्योंकि गैस A है. दीज आर द गैसेस एंड दिस इज द KH, हेनरी कांस्टेंट फॉर द गैसेस A, B एंड C. तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट, छोटी सी स्टेटमेंट थी. ये क्या थी? दैट KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? X. अब KH जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? KH डिपेंड दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस. ठीक है, जो अभी आपको यहां से समझ में आ जाएगा. एंड डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट इन विच गैस इज डिसॉल्व. जिसमें हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है KH. मान लो मेरे पास एक वाटर है और एक सॉल्यूशन, अनदर सॉल्यूशन हमारे पास है. ठीक है. तो दोनों सॉल्यूशन के जो KH की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि KH जो है डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट के ऊपर और नेचर ऑफ गैस के ऊपर. तो मतलब हमने यहाँ पे 3 गैसेस को अज्यूम कर लिया. अब तीनों गैसेस जो है मैंने एक सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करनी है. कौन सा सॉल्वेंट है हमारे पास यहाँ पे? वाटर. मैं चाहता हूं कि मेरी गैस जो है, तीनों गैसेस जो होंगी वाटर में डिसॉल्व होनी है यहाँ पे. लेकिन तीनों के लिए हमारे पास जो KH की वैल्यू है 30, 50, 80. तो इससे मुझे किस बात के बारे में पता लगेगा? कौन सी बात के बारे में पता लग रहा है यहाँ पे कि दैट वाटर के अंदर जो है A डिसॉल्व करेंगे, KH 30, 50, 80 क्यों अलग-अलग क्यों है? तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता लगेगा कि दैट जिसके KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. मेरी गैस जो है अगर उसकी KH की वैल्यू ज्यादा है, अगर मेरी गैस, मैंने जो गैस डिसॉल्व करनी है उसकी KH की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो उसकी मोल फ्रैक्शन इनवर्स है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. KH मोर X विल बी लेस. KH मोर X विल बी लेस. उसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. तो अगर इन तीनों को कंपेयर करें KH के बेसिस के ऊपर, मैंने क्या बोला? KH मोर सॉल्युबिलिटी विल बी लेस.
KH more solubility will be less, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मतलब यहाँ पे KH मैक्सिमम है, यहाँ पे KH मिनिमम है। अगर यहाँ पे KH मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। इट इज क्या हो जाएगा, सॉरी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सबसे KH की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम होने के कारण क्या हो जाएगी, ये गैस क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। और हमारे पास ये जो गैस A है ये क्या हो जाएगी, हमारे पास सॉल्युबल हो जाएगी। कौन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम हो जाएगी। और B जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, मॉडरेट की जाएगी हमारे पास। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है, जो KH की वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, X के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। X ज्यादा KH कम, अगर KH ज्यादा X कम, KH की वैल्यू ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सो प्लीज नोट इट डाउन, इसको जल्दी से नोट कर लो कि दैट हाउ डज द वैल्यू ऑफ द KH वेरीज विद द X। तो यहाँ पे ना एक और चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि हमारे पास ये जो हेनरी लॉ, आपको इतना अच्छा लॉ जो है मैंने आपको भी बताया है, इतना बढ़िया लॉ है हमारे पास जो गैसेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो ये जो लॉ है हमारे पास, ये 100% जो है वैलिडिटी इसकी जो होगी दैट इज ओनली इन द केस ऑफ द आइडियल गैसेस, 100% वैलिड इन द केस ऑफ आइडियल गैसेस। अब एक इसकी लिमिटेशन बहुत जबरदस्त है कि दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट गैसेस where the gases will be going to form an dissociate or associate, going to form compound with the solvent, associate or dissociate। मतलब हमारी जो गैसेस है वो एसोसिएट कर गई, अगर वो डिसोशिएट कर गई सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास जो हेनरी लॉ है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे, आपके सामने देखिए एक एग्जांपल है। मैंने यहाँ पे एक अमोनिया गैस कंसीडर कर लिया, तो मैंने इसको वाटर में जैसे डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद इसकी रिएक्शन जो होगी इट विल फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया पानी के अंदर जाके, मतलब ये क्या कर गया हमारे पास, वाटर के साथ अटैच कर गया, ठीक है, एसोसिएट कर गया हमारे पास वाटर के साथ जाके। एक और एग्जांपल भी है हमारे पास HCl, अब अगर हम वाटर में ऐड करेंगे गैस की फॉर्म में, H3O पॉजिटिव प्लस Cl, ये डिसोशिएट कर गया। When there is a case of association or dissociation, your Henry law will be not applicable in that cases, and this is called the limitations of Henry's law। ये limitation है हमारे पास। पहले आपको बताइए that 100% valid in the case of what, ideal gases, and second one is that where is the association or dissociation, ये second था हमारे पास। जहां पे एसोसिएशन हो रही है और डिसोसिएशन हो रही है वहां पे आपका हेनरी लॉ जो होगा वो क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। In packing of soft drinks, सॉफ्ट ड्रिंक मींस कोक वगैरह हो गया, आप कोक पीते हो, पेप्सी पीते हो ना, जो भी आप लोग ब्रांड वगैरह जो भी पीते हो, आप लोग फैंटा वगैरह जो भी पीते हो, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि दैट आप जब भी उसकी बॉटल को ओपन करते हो तो एक साउंड आपको प्रोड्यूस वहां पे हो रहा है। तो वो जो गैसेस, जो गैस डिसॉल्व्ड है हमारे पास कोल्ड ड्रिंक में, वो क्या हो रही है, वो बाहर आती है, की आवाज आएगी हमारे पास। वो साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, व्हेन यू आर गोइंग टू ओपन दैट बॉटल को जैसे आप ओपन करोगे तो गैस जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक में डिसॉल्व कर रखी है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। समटाइम्स बबल्स निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में से जो आपका लिक्विड होता है एकदम स्पेस बाहर निकल आता है ना एकदम से, वो ऐसे क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हेनरी लॉ। उसके ऊपर एप्लीकेबल है। कैसे, जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने इस लॉ को वहां पे अप्लाई करना, दिमाग में सोचो कि दैट जो हमारी बॉटल्स होती हैं ना, कोक की बॉटल होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व किया होता है। तो हेनरी लॉ अप्लाई करो। वो क्या करते हैं, जब बॉटल को पैक करते हैं उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। हेनरी लॉ तो खुद बोला दैट प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन। जितना प्रेशर वो ज्यादा अप्लाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिक्विड में उतनी ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे आप बॉटल को ओपन करते हो, बॉटल ओपन आपने जैसे ही कर दी, बॉटल का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा।
एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर जब आएगा उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो गैस के साथ एकदम से क्या आ जाएगा, बम्प अप हो गया, स्क्वीज आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इट विल स्प्लैश ऑन योर क्लोथ्स। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट पार्ट, दैट इज हेनरी लॉ। आपने जैसे ही बॉटल का कैप जो है वो रिमूव किया, प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज, एंड द गैसेस विल कम आउट, वो सॉल्यूशन से निकल जाएंगे बाहर क्योंकि प्रेशर डिक्रीज। और उसको अगर पैक करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो जाएगी, और सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वेयर द हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज यू नो अबाउट द स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो डाइविंग वगैरह करते हैं ना, स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं उनको। स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के नीचे चले जाते हैं, गोताखोर बोलते हैं जिसको हम, दे आर व्हाट, स्क्यूबा डाइवर्स। अब स्क्यूबा डाइवर्स के ऊपर हेनरी लॉ कैसे एप्लीकेबल है? अब स्क्यूबा डाइवर के एग्जांपल के लिए आपको एक चीज दिमाग में सोचना पड़ेगा कि दैट जब भी आपके जो स्क्यूबा डाइवर्स होंगे वो डीप सी में चले जाएंगे, डीप सी में चलेंगे, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे हमारे पास, समुद्र में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अभी मैंने बताया प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी गैस की क्या कर जाएगी, इंक्रीज। वो अपने साथ में कौन सी गैस का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, एक्सेस में डिसॉल्व हो जाएगा कि दैट उनको अपने जो है अपने जो सिलेंडर्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, आपको अभी बताऊंगा, उसमें ना एक और गैस को ऐड करते हैं, दैट इज हीलियम को ऐड करते हैं। वो क्यों ऐड करते हैं अभी इसका रीजन बताता हूँ, पहले ये सुन लो कि यहाँ पे स्टोरी क्या है कि दैट जब वो स्कूबा डाइवर्स ना डीप सी में चले जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, उनके ब्लड में कौन सी गैस जो है, कौन सी गैस डिसॉल्व कर जाएगी एक्सेस में, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये दोनों गैसेस उनके ब्लड में बहुत ही ज्यादा एक्सेस फॉर्म में क्या कर जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे। जैसे ही गैसेस जो है उनके ब्लड में डिसॉल्व कर जाती हैं हमारे पास, तो अब क्या होगा, जो डाइवर्स जब ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, है ना, तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में आगे प्रेशर डिक्रीज कर गया, प्रेशर डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी गैसेस की क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो सडनली उनके ब्लड से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। एकदम से जब बाहर आ जाएगा, जैसे स्क्वीज बाहर निकलना जैसे ना, तब क्या होगा, हम बोलेंगे कि उनके बॉडी के अंदर एकदम से क्या होता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो उनकी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है हमारे पास, दैट इज किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे कौन सा अगेन लॉ है हमारे पास, दैट जो एक्सप्लेन कर रहा है कि उनके बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पेन हो रहा है, जो नर्व्स है उसमें बेंड्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बेंड्स, बोलते हैं बेंड्स आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन जब उनकी मतलब रिलीज होगा ना हमारे ब्लड में से, तो उनको बहुत ज्यादा पेन होगा, एंड दैट टाइम अगेन वी कैन प्रूव दैट पेन इज बिकॉज वो क्या होगा, वहां पे हेनरी लॉ क्या होता है एप्लीकेबल, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर देता है, ऑक्सीजन गैस उनकी बॉडी से बाहर आती है। अब हीलियम क्यों लेके जाते हैं साथ में हीलियम लेके जाने का माने ये हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे पास उनके बॉडी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जब ये बाहर निकलती है, साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलती है, पेन ज्यादा, हीलियम जो होगी हमारे पास, इसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा जब ये गैस जो है, हीलियम वाली गैस जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी हमारे पास इनके कंपैरिजन से थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये जो बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेंगे स्क्यूबा डाइवर्स, उनकी बॉडी से ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो होगी वो कम निकलेगी, तो पेन में क्या करेगी, ये रिलीफ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड जो है हमारे पास, इसकी एग्जांपल है हमारे पास हमारे बॉडी के लंग्स। जो जैसे आप लोगों को लंग्स की बात कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो कि आपके लंग्स में ना प्रेशर बहुत ज्यादा क्या कर जाता है, इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज कर गया हमारे पास, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, प्रेशर इंक्रीज से क्या हो जाएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। आपके लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज करने से ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व करके आपके लंग्स में जाके किसके साथ अटैच कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर जाएगी लंग्स में, ठीक है। लंग्स में क्या हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चले जाएगी, दैट इज विद द हीमोग्लोबिन। इतना प्रेशर ज्यादा भी नहीं होता
कि दैट भी बहुत एक्सेस में डिसॉल्व कर जाए, मतलब इतना प्रेशर है कि आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो पेन नहीं होगा कोई भी। मतलब लंग्स में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन क्या कर जाएगी, ब्लड में डिसॉल्व कर जाएगी। किसके साथ डिसॉल्व कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ डिसॉल्व कर जाएगी। और वही जो हमारा ब्लड है, जब वही ब्लड जो है जो लंग्स में था, जब आपके टिश्यूज में चला जाएगा, टिश्यूज में जाके जो है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। वो हमारे एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने में आगे हेल्प कर रहा है। अब क्वेश्चन अराइज है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन से अलग है क्यों है टिश्यू पे जाके, क्योंकि टिश्यूज में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही कम हो गया, हमारी ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। लंग्स में प्रेशर ज्यादा, टिश्यूज में प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। तो जिसके कारण हमारे पास टिश्यूज में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी हमारे पास, जिसके कारण क्या होगा, हमारे जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन को क्या कर देगा, डिटैच हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर जाएगी, अटैच कर जाएगी। अब नेक्स्ट है दैट इज फोर्थ वन जहां पे हेनरी लॉ है एप्लीकेबल, दैट इज एनॉक्सिया। अब ये एनॉक्सिया क्या चीज है, आप लोग जब बहुत ज्यादा आप लोग जब हिल स्टेशन पे आते हो ना, तो बहुत ज्यादा हाइट पे जाते हो, वहां पे हिल स्टेशन चले गए, आपने किसी भी हिली एरिया में चले गए, हिल स्टेशन में चले गए, जब बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओगे ना, एट दैट टाइम आपको पता है जैसे आप हाइट पे चले जाओगे, हाइट पे प्रेशर क्या कर जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से मैंने आपको बताया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बहुत डिक्रीज कर जाएगी। उससे क्या हो जाएगा आपको ना, दैट इज वहां पे अगर कोई पर्सन चला जाता है, इसको मतलब ब्लड में अगर उसके ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्विंग पावर कम होगी हमारे पास, उससे क्या होगा, उसको चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, घबराहट होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, वो है ना, ही इज फीलिंग, उसको सिक, बीमार अपने को खुद फील करेगा। दैट प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनॉक्सिया। तो these are the four applications where the Henry law is applicable. The first one is the case of softening, second in the case of hemodynamics, and third in the case of the lungs. Lungs have more pressure, tissues have less pressure, and the last one is the pressure at altitude, where the problem of anoxia will be going to arise. So these are the four applications. Now come to the next one, that is the numericals related with the Henry law. स्कोर कर दे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। अब सीधे न्यूमेरिकल बताओ। At what partial pressure, note on the statement, at what partial pressure, मतलब आपने इसमें partial pressure को क्या करना, फाइंड आउट करना है। At what partial pressure oxygen will have a solubility, of 0.05 gram per liter at 293 Kelvin. Henry constant is given, that is 34.86 Kelvin bar kilopascal. After that, assume density of the solution. Assume density of solution assume density of solution to be same as the density of solvent. Assume density of solution same density of solvent. तो करो जल्दी से फाइंड, इसमें पार्शियल प्रेशर फाइंड करें। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ गया था P is equal to KH into X। इसको करो सॉल्व जल्दी से फाइंड कर दो इसको। अच्छा चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। दैट आपने पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। तो KH तो आपको दिया ही हुआ है, हेनरी कांस्टेंट। उसके बाद आपको ये फाइंड करना पड़ेगा
मतलब मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के फाइंड करने पड़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन के फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो पहले हम बात करेंगे वाटर की। यहाँ पे कितने उसमें लीटर में डिसॉल्व है हमारे पास, दैट इज 0.05 ग्राम पर लीटर। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1 लीटर। 1 लीटर के इक्वल होगा 1000 ही ग्राम होगा हमारे पास, ठीक है। ये सॉल्यूशन है हमारे पास। अब जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी किसके इक्वल होगा, 1000 के ही इक्वल होगा। कारण क्या है इसका, आप लोग बोलोगे कि सर इसमें से 0.05 माइनस कर दो। नो नीड फॉर दैट, बिकॉज वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर आप इसको माइनस भी नहीं करोगे ना, देयर इज नो नीड टू सबट्रैक्ट इट। सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा लेस है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट को कितना अज्यूम कर लेते हैं, 1000 ग्राम ही अज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन के बराबर ही इक्वल ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास बड़ी ज्यादा ग्रेटर है 0.05 से। नहीं तो क्या करना था, सॉल्वेंट निकाल लेंगे जी, इसमें से 0.05 माइनस करके 999 समथिंग 0.95 था, तो वो 1000 ग्राम के इक्वल ही। तो हमने इसको 1000 ग्राम ही सॉल्वेंट को ले लिया। वाटर है हमारे पास, ये सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। गिवन मास कितना है हमारे पास, 1000 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18, कितने आ गए, 55.55 मोल्स आ गए हमारे पास। अब ऑक्सीजन के मोल्स निकालेंगे। ऑक्सीजन के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास ऑक्सीजन का कितना हमारे पास, 0.05 डिवाइड्स बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन 32 आ जाएगा। अब इसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसमें, XO2। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो कि जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के हैं वो बड़े लेस होंगे वाटर के कंपैरिजन में। तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट H2O के मोल्स वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू NO2। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे। तो HO किसके इक्वल आ जाएगा, NO2 डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसके कितने 0.05 बाय 32 डिवाइड्स बाय कितना आ जाएगा, 55.55 मोल्स आ जाएंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आ रहा है 2.81। ये मोल फ्रैक्शन आ रहा है हमारे पास ऑक्सीजन का, 2.81 इनटू 10 टू पावर -5 आ गया हमारे पास। ये किसके मोल्स आ चुके हैं हमारे पास, ऑक्सीजन के मोल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट इज योर हेनरी कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड कर ली, प्रेशर आप निकालोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे KHPO2 इज इक्वल टू KH इनटू XO2। KH कितना, KH इट इज गिवन 34.8 किलो बार ना। तो इसको अभी बार में कन्वर्ट करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, ये बार में आप तो यहाँ पुट कर दो इसको 34.86 इनटू 10⁻³ इनटू मल्टीप्लाई कर दो -5, ठीक है। 34.86 इनटू 2.81 इनटू 10⁻³ कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 0.98 बार इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो ये हमारे पास है न्यूमेरिकल दैट रिलेट्स विद द हेनरीज लॉ। होप दैट कि टॉपिक आपको आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो न्यूमेरिकल करवाया वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। So my dear students, if you want that next video notification will be on your screen, do not forget to share and subscribe the channel. Thank you.